फॉर्मेट की और सारे क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 10, X, Y and Z are equal partners in a firm which disclosed a net income of rupees 1,50,000 for the year ended 31st March 2022। ये नेट इनकम से मतलब है कि नेट प्रॉफिट। और एक्स वाई जेड इक्वल पार्टनर्स हैं एक फर्म में। बिसाइड्स द फर्म एज अ हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ रुपीज 50,000 बिफोर डिडक्टिंग लोकल टैक्सेस पेड एंड रिपेयर्स इन द हाउस प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू रुपीज 5,000 एंड 7,500 रेस्पेक्टिवली। यहां बोला है कि फर्म के अलावा एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी आया है इन लोग के पास जो कि 50,000 रुपए है, लेकिन अभी तक उसमें से लोकल टैक्सेस और रिपेयर जो हुए हैं वो डिडक्ट नहीं किया गया है। भाई देखो, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा होता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या फिर फर्म से आया है, फर्म का इतना हाउस प्रॉपर्टी इनकम आया है, तो हम लोग क्या करते वो सीधे सीधे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड कर देते। लेकिन यहाँ बोला है कि अभी तक लोकल टैक्सेस पेड नहीं डिडक्ट किए हैं, तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये कैसे पता चला ग्रॉस एनुअल वैल्यू है? क्योंकि फॉर्मूला याद था कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में ही से तो हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस या फिर लोकल टैक्सेस पेड बाय ओनर, अनरियलाइज रेंट, ये सब लेस करते हैं। तो अगर लोकल टैक्सेस नहीं लेस हुआ है इसका मतलब वो भी क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। ठीक, अब ये है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो उसमें से हम क्या लेस करते हैं, तीन चीज, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट। वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट का नहीं दे रखा है तो आप सीधे सीधे ये लोकल टैक्सेस 5,000 रुपए जो है वो लेस कर दोगे। ठीक है, फिर जो आएगा वो एनुअल वैल्यू होगा, फिर उसके बाद जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में करके जो जो डिडक्शन होता है वो आप दोगे, तब आपका आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये 7,500 दिया हुआ है ये रिपेयर्स। तो ये बताओ, आपने कहीं भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि रिपेयर्स का भी लिखा हुआ है ऐसा कुछ, रिपेयर्स लेस करते थे? कभी नहीं लेस करते हैं हम लोग वहां पे बस टैक्सेस, वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट लेस करते हैं। तो भाई इसको रिपेयर्स का हाउस प्रॉपर्टी में कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। ठीक है, आगे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आर रुपीज 50,000। तो ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है, ये सीधे सीधे कैपिटल गेन्स हेडिंग में आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लिखोगे टोटल इनकम में। ठीक है, और ये भी जो 50,000 रुपए इसको कैलकुलेट करोगे अलग से पहले, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आप इसको लिखोगे। ठीक है, और ये दोनों अमाउंट अगर पीएल अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा तभी हम इसको नेट प्रॉफिट में लेस करेंगे। अगर पीएल अकाउंट में, क्योंकि भाई क्या हम पढ़े हैं, पीएल अकाउंट में कोई भी ऐसा इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और क्रेडिट हो गया तो उसी को लेस करते हैं। तो आपको अभी तक हमने जहां तक पढ़ा वहां कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पीएल में क्रेडिट साइड था या फिर नेट इनकम में जुड़ा हुआ है, कहीं नहीं लिखा है ना। तो आप मानोगे कि ये पीएल अकाउंट में नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका सिर्फ एक ट्रीटमेंट होगा जो है टोटल इनकम में, दोनों का ही। ठीक, आगे लिखा है द नेट इनकम या फिर नेट प्रॉफिट हैज बीन कैलकुलेटेड टेकिंग इनटू अकाउंट्स द फॉलोइंग। मतलब कि नेट प्रॉफिट जो भी कैलकुलेट हुआ है ये सारी चीजों को अकाउंट में कैलकुलेट करके हुआ है, यानी कि पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में ये सब डेबिट हुआ है। ठीक, पहला पॉइंट। अच्छा, इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म एंड इट्स टैक्स लायबिलिटी assuming that the firm does not fulfill the condition of section 184। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, does not लिख दिया। अगर फॉर्म फुलफिल करती है कंडीशन ऑफ सेक्शन 184 तो कुछ चीजें अलग रहती है, जब नहीं फुलफिल करती है तो कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, जो कि मैंने फॉर्मेट वाले वीडियो में समझा रखा है। जब फॉर्म फुलफिल नहीं करती है कंडीशन सेक्शन 184 का, तो बुक प्रॉफिट में अभी तक जो हम लेते थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12%, अब ऐसा कुछ नहीं। जब नहीं फुलफिल कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन फुल्ली डिसअलाउ, मतलब कि नेट प्रॉफिट में पूरा पूरा ऐड। उसके बाद टोटल इनकम कैलकुलेट करते समय जो हम बुक प्रॉफिट के बाद लेस करते थे, ये लीस्ट ऑफ देम, ये सब करके, ये सब नहीं करना है। जब फॉर्म कंडीशन नहीं फुलफिल करती है 184 का, तो बुक प्रॉफिट ही हमारा बिजनेस इनकम हो जाता है। तीसरा पॉइंट, एलोकेशन ऑफ इनकम नहीं बनेगा, टैक्सेबल लायबिलिटी बनेगा, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा भी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट 15,000, और यहां पे बस टोटल इनकम और टैक्सेबल लायबिलिटी, पहले बुक प्रॉफिट निकालोगे, फिर टोटल इनकम, फिर टैक्सेबल लायबिलिटी। 15,000 रुपीज पेड एज रेंट टू वाई फॉर द प्रेमिसेस। ये बहुत बार आ चुका है, अच्छा पॉइंट है। ये होता है अलाउ। क्यों अलाउ होता है? यहां लिख रहा है कि प्रेमिसेस का रेंट गया है वाई को। सिंपल सी भाषा में अगर समझो कि जिस बिल्डिंग में बिजनेस हो रहा है उस बिल्डिंग के ओनर है वाई,
तो भाई बिल्डिंग का किराया गया है वाई को, तो वाई ना होते कोई भी जो भी ओनर होता उस बिल्डिंग का उसी को तो जाता जो भी रेंट हो रहा है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे वाई ओनर थे उस प्रेमिसेस के, तो एज अ बिल्डिंग के ओनर उनको 15,000 रुपए का रेंट गया है। तो क्योंकि उस बिल्डिंग में बिजनेस का काम हो रहा है, तो बिजनेस का जब रेंट गया है तो ये बिजनेस का पर्पस का हो गया और अलाउ हो गया। अब गया किसको है उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है, तो ये अलाउ हो गया। बी पॉइंट, ₹60,000 paid to Z as salary and ₹16,000 paid as salary to A, who was admitted to the firm as an equal partner on 1st December 2021 in place of X, who retired a day before Z, and Z and A are working partner। 60,000 पेड टू जेड है, ठीक है, और ये बोला है कि ये सब ऑलरेडी अकाउंट में लिया जा चुका है नेट इनकम की, यानी कि डेबिट साइड जा रखा है ये सब। तो सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर डिसअलाउ होता है, तो 60,000 रुपए डिसअलाउ ऐड हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है 16,000 पेड टू ए, तो क्या यहाँ कहीं लिखा है कि ए पार्टनर है? नहीं, लेकिन आगे बोला गया है कि ए को एडमिट किया गया है फॉर्म में इक्वल पार्टनर्स के तौर पे जब एक्स थे जो कि रिटायर हो गए थे, ठीक है। तो एक्स की जगह पे ए आए हैं, तो यानी कि ए भी तो पार्टनर हैं। अब ए पार्टनर हो गए तो रेम्यूनरेशन टू ए भी डिसअलाउ होगा, इसलिए 16,000 भी डिसअलाउ। आगे लिखा है जेड एंड ए जो है वर्किंग पार्टनर्स हैं, ठीक है। जेड और ए यानी कि एक्स की जगह पे जो ए आए हैं वो वर्किंग पार्टनर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आपको ये पता चल गया कि जो वाई हैं ये नॉन वर्किंग पार्टनर हैं, ठीक है। तो बुक प्रॉफिट में तो चेंज नहीं आता, लेकिन टोटल इनकम में एक जगह पे जहां पे हम वो नॉन वर्किंग वाला करते हैं तो वहां पे काम आता है हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्योंकि फॉर्म फुलफिल नहीं कर रहा है कंडीशन, तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जेड और ए वर्किंग पार्टनर है और वाई नॉन वर्किंग। एडमिसिबल डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर ₹5,000, साफ साफ लिख दिया एडमिसिबल, यानी कि अलाउड डेप्रिसिएशन है 5,000 रुपए। तो डेप्रिसिएशन जब अलाउ है तो इसका तो भाई कुछ करना ही नहीं, ऑलरेडी अलाउ हो गया। जनरल एक्सपेंसेस ₹40,000, कुछ नहीं बोला है तो आप मानोगे बिजनेस का पार्ट है इसलिए अलाउ है। फिर बैड डेब्ट रिजर्व, कोई भी रिजर्व होगा, प्रोविजन होगा और वो डेबिट साइड में है तो उसको आप ऐड कर लोगे, वो डिसअलाउ होता है, ठीक है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बुक प्रॉफिट। तो कंप्यूटेशन, ये कौन सा है? इलस्ट्रेशन 10 है, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा वो आप लिख लेना नीचे। सबसे पहले हमको क्या लेना है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी दे रखा है। तो नेट इनकम जो बोला है वही है नेट प्रॉफिट। अमाउंट कितना है? 1,50,000 रुपीज, सीधे आउटर कॉलम में, ठीक है। उसके बाद हम ऐड क्या करते हैं? डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हों, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है 15,000 पेड एज रेंट टू वाई फॉर द प्रेमिसेस, ये अलाउ है। क्यों? क्योंकि जिस बिल्डिंग में फर्म का काम हो रहा है उस बिल्डिंग के ओनर है वाई, तो बिल्डिंग का रेंट गया है वाई को, ठीक है। तो अगर आप इसको बिजनेस के पर्पज से देखोगे तो जिस बिल्डिंग में बिजनेस का काम हो रहा है उस बिल्डिंग का किराया भी तो बिजनेस का पार्ट होगा, इसलिए ये अलाउ होता है, ठीक है। अब वो ओनर वाई हो चाहे कोई भी हो, भाई वो तो पैसा रेंट गया है ना, बस अलाउ है। नेक्स्ट लिखा है कि Z को सैलरी पे हुआ है और A को सैलरी पे हुआ है। तो पहले रेम्यूनरेशन टू पार्टनर अगर पीएल अकाउंट में डेबिट होता है तो फुल्ली डिसअलाउ होता है। तो Z तो आपको पार्टनर दिख रहा होगा, A का आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे। आगे पढ़ोगे तो लिखा है कि A जो है वो भी इक्वल पार्टनर पे एडमिट हो चुके हैं X की जगह पे, तो A भी तो अब पार्टनर है ना, तो इसलिए ये जो सैलरी टू ए है वो भी डिसअलाउ होगा क्योंकि ये भी पार्टनर के हैं। अगर यही चीज यहाँ पे मेंशन होता कि सैलरी टू ए गया है, अब ये नहीं मेंशन होता यहाँ पे कि वो भी एक पार्टनर की तरह एडमिट हुए हैं, या फिर लिख देता कि वो किसी के इसी पार्टनर के लड़के हैं या कुछ भी, तब आप इसको अलाउ मानते, ठीक है। यहां सिर्फ पार्टनर के सैलरी, पार्टनर के बोनस और कमीशन को ऐड करना है। तो क्योंकि जो ए है वो एक्स की जगह पे एडमिट हो चुके हैं यहाँ पे एज अ पार्टनर, तो अब ए का भी सारा रेम्यूनरेशन आप पार्टनर को कंसिडर करोगे। तो सबसे पहले सैलरी टू जेड अमाउंट कितना है? 60,000 रुपीज। उसके बाद सैलरी टू ए भी अब पार्टनर है एक्स की जगह पे, इसलिए इनका भी रेम्यूनरेशन जो है वो डिसअलाउ होगा। अमाउंट कितना है? 16,000 रुपीज, 16,000 रुपए, ठीक है। सी पॉइंट में एडमिसिबल डेप्रिसिएशन, तो भाई अलाउ, साफ साफ एडमिसिबल मतलब होता है अलाउड,
ठीक है। फिर लिखा है डी पॉइंट जनरल एक्सपेंसेस 40,000, कुछ नहीं मेंशन है, आप मानोगे बिजनेस का खर्चा, इसलिए अलाउ। फिर लिखा है बैड डेब्ट रिजर्व, तो कोई भी रिजर्व या प्रोविजन डिसअलाउ होता है, लिखो आप यहाँ पे ऐड करो बैड डेब्ट रिजर्व। अमाउंट कितना है 15,000 रुपीज, ठीक है। तो भाई ए पॉइंट अलाउ था, बी पॉइंट में जो जो डिसअलाउ था आप ले लिए, सी पॉइंट अलाउ, डी पॉइंट अलाउ और ई पॉइंट डिसअलाउ, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, ठीक है, कहीं भी कुछ नहीं लिखा है, इतना पहले आप ऐड करो। तो ये क्या होगा आपका 60,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000, अमाउंट कितना हो गया 91,000। इसको आप आउटर कॉलम में लिखो 91,000, इसको आप ऐड करो नेट प्रॉफिट जो कि 1.5 लाख रुपए है। तो 1,50,000 प्लस 91,000, ये आ गया 2,41,000, ठीक। इसके बाद हम क्या करते हैं, लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो अब आप ऊपर यहाँ देख रहे होगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 50,000 रुपए, फिर उसके बाद लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल 50,000 है, तो वो तो इनकम ही है। तो क्या आप उसको यहाँ लेस करोगे? नहीं लेस करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं मेंशन किया गया है कि ये हाउस प्रॉपर्टी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला इनकम क्रेडिट साइड में पीएल के गया है, कहीं नहीं मेंशन है। अगर हिंट भी दिया होता, इतना भी लिखा होता कि नेट इनकम में ये ऐड है, इंक्लूड है ऑलरेडी ये हाउस प्रॉपर्टी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आप यहां पे लेस करते। लेकिन जब पीएल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ उसका एक जगह ट्रीटमेंट करना है, वो है टोटल इनकम। अगर पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड होता तब आप पहले यहां ट्रीटमेंट करते, फिर टोटल इनकम में करते, ठीक है। तो ये 2,41,000 क्या आ गया। फिर उसके बाद हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, वो भी नहीं है, तो ये क्या आ गया बुक प्रॉफिट। अच्छा, आपको पता होगा क्योंकि ये सेक्शन 184 की कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहे हैं, इसीलिए ये बुक प्रॉफिट ही हमारा बिजनेस इनकम हो गया, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अच्छा, आप उससे पहले एक काम करो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अच्छा, हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि अभी जो है हाउस प्रॉपर्टी है बिफोर डिडक्टिंग लोकल टैक्सेस, यानी कि वो 50,000 रुपए ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है। अगर यही चीज लिखा होता सीधे सीधे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इतना, तो आप उसका कोई यहाँ पे अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, सीधे टोटल इनकम में लिख देते। लेकिन पहले वो कैलकुलेट तो करो आप। तो भाई देखो, यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना 1,50,000 रुपीज, सॉरी 50,000 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको लिखो यहाँ पे। उसके बाद इसमें से हम क्या लेस करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से, ये कैसे पता चलेगा आपको? अभी मैंने क्वेश्चन में फॉर्मूला दिखाया था, आप पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे क्योंकि यहाँ लोकल टैक्स नहीं लेस किए थे तो हम समझ गए कि भाई यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू दिया हुआ है ये, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो लेस करोगे क्या, लोकल टैक्सेस पेड बाय ओनर या फिर म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 5,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद अनरियलाइज रेंट भी लेस करते हैं, तो यहाँ पे नहीं है तो आप मानोगे बस यही चीज है, तो 5,000 रुपए लेस करोगे। अच्छा, आप देख रहे होगे वहां पे बोला है कि रिपेयर्स भी है 7,500 रुपए, वो भी अभी नहीं डिडक्ट किया गया है। लेकिन नहीं डिडक्ट किया गया, वो तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में कहीं भी हम रिपेयर्स वाला नहीं कंसिडर करते थे, ठीक है। सिर्फ लोकल टैक्स पेड, अनरियलाइज रेंट, इन सब चीजों को करते हैं। तो जब रिपेयर को कंसिडर ही हम नहीं करते हैं तो यहां बिफोर डिडक्टिंग हो आफ्टर डिडक्टिंग हो हमसे क्या मतलब, ठीक है। तो ये 5,000 रुपए आप लेस करोगे, ये हो गया आपका 45,000 रुपीज। तो ये अभी क्या आया, ये आ गया आपका एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। अमाउंट कितना, सबसे पहले क्या करते हैं 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, यानी कि 30% ऑफ एनुअल वैल्यू कितना है 45,000। फिर उसके बाद क्या लेस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड। नहीं दे रखा है तो आप मानोगे नहीं है। फिर उसके बाद यहां आप कैलकुलेट कर लो 45,000 रुपीज का 30%, अमाउंट कितना आ गया 13,500। इसको आप लेस करो एनुअल वैल्यू में से 31,500, ये क्या आ गया
अब जो आया है ये आया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि भाई ग्रॉस एनुअल वैल्यू दिया था, कई लोग इसको हाउस प्रॉपर्टी मान के यही डायरेक्ट ऐड कर देंगे, नहीं, पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। और पीएल अकाउंट में हम क्यों नहीं लिए, क्योंकि कहीं भी क्रेडिट नहीं, ये नहीं बोला गया है कि पीएल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं तो हम बुक प्रॉफिट में इसको लिए होते, ठीक है। अब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप लिख लो। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बुक प्रॉफिट। लेकिन आपने इस क्वेश्चन में पढ़ा है, यहां लिखा है कि फॉर्म डज नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184। तो यही बुक प्रॉफिट जो है वही हो गया हमारा बिजनेस इनकम। तो ये सब मैंने फॉर्मेट में समझा रखा है, आप एक बार देख सकते हो, उसको इजी हो जाएगा उससे समझना आप लोग के लिए। तो बुक प्रॉफिट यानी कि बिजनेस इनकम कितना है, 2,41,000 रुपीज। तो यहाँ पे आप पुट करो इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ गलती से वो लेस लीस्ट ऑफ देम वाला मत करने लगना, ये नॉट फुलफिल वाला कंडीशन है, इसलिए यही हो गया बिजनेस इनकम। फिर उसके बाद अब सीधे ऐड करेंगे हम अदर इनकम, क्योंकि वो लेस वाला तो कुछ करना ही नहीं है ना हमको, तो सीधे ऐड करो अदर इनकम। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन डायरेक्ट मत ऐड कर देना। यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू था, तो हमने अभी कैलकुलेट किया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो आया है 31,500, ठीक है। अगर 50,000 ऐड कर दिए तो आंसर गलत हो जाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी वाले इनकम को यानी कि 31,500 को आप ऐड करोगे। उसके बाद दिया हुआ है कैपिटल गेन्स हेडिंग का, क्या चीज है, कैपिटल गेन्स का दे रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अमाउंट कितना दिया गया है 50,000, तो ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ठीक है। अब आप और कोई भी इनकम नहीं है अदर में, इन दोनों को आप ऐड करो, तो 31,500 प्लस 50,000 ये कितना हो गया 81,500, इसको आप ऐड करो बिजनेस इनकम में, ये आ गया 3,22,500 रुपीज। ये अभी क्या आया है, ये हो गया अभी हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। फिर हम इसमें से क्या करते हैं, इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। कोई भी डिडक्शन आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, नहीं, तो यही हो गया 3,22,500 रुपीज ही हमारा हो गया टोटल इनकम, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है टैक्सेबल लायबिलिटी, और जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट में सिखाया भी है कि जब फॉर्म कंडीशन नहीं फुलफिल करेगा सेक्शन 184 का, तो बुक प्रॉफिट, टोटल इनकम, फिर उसके बाद टैक्सेबल लायबिलिटी, एलोकेशन ऑफ इनकम नहीं बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ टैक्सेबल लायबिलिटी पूछा भी गया है आपसे, तो बना लीजिए आप, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लायबिलिटी, ठीक है। फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा आप यहां पे लिख लेना। और हम क्या करते हैं, हम हर क्वेश्चन में पूरा फॉर्मूला लिखते हैं ताकि एग्जाम में हमको दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15%, सेक्शन के साथ मेंशन होगा तो ही लेना, यहाँ पे ऐसे भी नहीं मेंशन है, नील करो इसको। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 10%, 20%, हम हमेशा 20% वाला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है तो ये हम लेते हैं, चाहे सेक्शन के साथ हो या ना हो, इसको हम लेते हैं और इसका 20% वाला लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं ये विद इंडेक्सिंग होगा। तो 50,000 रुपीज है, उसका कितना निकालोगे आप 20%, तो 50,000 का 20% ये आ गया 10,000 रुपीज। उसके बाद क्या लेते हैं हम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A कितना परसेंट, 10%, नील। उसके बाद विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स अंडर सेक्शन 115BB 30%, नील, ठीक। फिर लिखते हैं हम रिमेनिंग अदर इनकम, रिमेनिंग अदर इनकम का कितना परसेंट, 30%।
तो पहले रिमेनिंग अदर इनकम हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल इनकम हमारा कितना है? 3,22,500। ठीक, इसमें से हम इन चारों में से जो कुछ भी यूज हो गया होता है यहाँ पे उसका ओरिजिनल अमाउंट लेते हैं। ठीक है, मतलब कि इन चारों में से जो भी यहाँ पे अमाउंट आ गया है उसका ओरिजिनल वाला अमाउंट उठा लेना है। ऐसा नहीं करना कि ये वाला लेस कर देना यूज हुआ है तो नहीं, इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यूज हुआ है, हाँ हुआ है, इसका ओरिजिनल अमाउंट कितना है? 50,000, तो 50,000 यहाँ लेस करो। और ये तीनों यूज हुए हैं? नहीं यूज हुए हैं। अगर ये भी यूज हुए होते तो इनका ओरिजिनल वाला अमाउंट यहाँ पे लेस करते। ठीक है, @30%। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 3,22,500, उसमें से माइनस करना है हमको 50,000 क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यूज हो गया ऊपर। रिमेनिंग अदर इनकम आया 2,72,500। ठीक है, तो 2,72,500 कितना परसेंट इसका निकालना है हमको? 30%। 2,72,500 का 30% अमाउंट कितना आ गया? 81,750। आउटर कॉलम में लिखो यहाँ पे 81,750। इसको ऐड करो, ऊपर खाली 10,000 है, ऐड करोगे ये आ जाएगा 91,750। फिर क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं क्या चीज? सरचार्ज। कितना परसेंट? तो 12%। लेकिन टोटल इनकम जब 1 करोड़ से ज्यादा हो तब, नहीं है नील करो। उसके बाद लेस करना है मार्जिनल रिलीफ। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो नहीं है, नील करो। यही आ गया 91,750। ठीक, उसके बाद हम ऐड करते हैं क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना परसेंट? 4% इस वाले अमाउंट का। तो 91,750 का 4%, 91,750 का 4%, ये कितना आ गया? 3,670। ठीक, इसको आप यहां लिखो, ऐड करो 91,750 में, आ गया 95,420। ये क्या हो गया हमारा? टैक्सेबल लायबिलिटी। और जैसा कि आप जान रहे हो, अगर यहां पे ये जो टेंस प्लेस वाली वैल्यू है ये राउंड ऑफ नहीं हुई होती तो पहले हम इसको राउंड ऑफ करते। ज्यादातर क्वेश्चन में आप लोग ने देखा होगा उसको हम राउंड ऑफ करते थे, लेकिन यहां आप टेंस प्लेस नोट करो क्या है? 20 है, जो कि ऑलरेडी टेंस प्लेस तक राउंड ऑफ है। अगर ये 18 रहता, 15 रहता, 12 रहता तो हम इसको राउंड ऑफ करते। ठीक, यहां पे राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी है। तो आपका टैक्सेबल लायबिलिटी हो गया 95,420।